साथियों नमस्कार। पिछला वीडियो जो अपलोड किया गया था वो था मानव रक्त। ये पूरा जो टॉपिक है वो है मानव रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। तो आज हम बात करेंगे कि परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग क्या क्या हैं। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे लिए, और इसके दो भाग और हैं, रक्तवाहिकाएं, और रक्तवाहिकाओं में भी तीन भाग हम इसके कर सकते हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं। हम आपके कोर्स के हिसाब से हृदय, धमनी और शिरा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये तीन महत्वपूर्ण भाग हैं जो हमारे पूरे शरीर में रक्त को परिवहन करने के लिए मदद करते हैं या कार्य करने में पूरा सहयोग करते हैं, या कहें कि यही जिम्मेदार हैं। इन्हीं के कारण रक्त हमारे पूरे शरीर में प्रवाह होता है। तो सबसे पहले जो पहला भाग है वो है हृदय। हृदय हमारे सीने के बाएं भाग में स्थित होता है। इसके बारे में आप ध्यान से देखें, बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ है स्पष्ट, मांसल होता है, खोखला है, ठोस नहीं है। इसका आकार कितना है? आपकी मुट्ठी के जितना। आप अपनी मुट्ठी को बंद करें और जितनी आपकी इसकी आकार आ रहा है इतना इसका आयतन आकार कह सकते हैं आप। लाल रंग है और हृदय आवरण से घिरा हुआ है, यानी इसकी सुरक्षा के लिए एक आवरण बना हुआ है, उसे हम कहते हैं हृदय आवरण। वजन की बात करें तो पुरुष में इसका वजन होता है 300 से 350 ग्राम तक, और महिला में 250 से 300 ग्राम तक इसका वजन है। अब हम रक्त की या हृदय की संरचना पढ़ लें। पुस्तक में हो सकता है आपके थोड़ा सा भिन्न चित्र दिया गया हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप इस तरह का चित्र बना के बिल्कुल इसी तरह से नामांकित करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे परीक्षा में, कोई अंक आपके नहीं काटे जाएंगे। तो हम संरचना की बात करें, आपने पहले ही पढ़ा होगा, 4 भागों में इसे हमने बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? 2 तो अलिंद हैं, ऊपरी भाग जो हैं वो दोनों क्या कहलाते हैं? आलिंद। क्या कहेंगे उनको हम? आलिंद। और जो निचले दोनों भाग हैं उन्हें हम कहते हैं निलय। क्या कहते हैं उनको हम? निलय। ध्यान से देखिए, उनको नाम दिया गया है बाएं दाएं के हिसाब से। ये आपका बायां आलिंद, ये आपका दायां आलिंद, ये आपका बायां निलय और ये आपका दायां निलय। ये तो 4 भाग हो गए। अब 4 भागों में से हम देखें तो इसके 2 भाग तो बिल्कुल सेपरेट हैं। इसके 2 भाग बिल्कुल सेपरेट हैं। और किसके द्वारा सेपरेट हैं? दोनों आलिंद की बात करें तो वो अंतर आलिंद पट के द्वारा बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल भिन्न, कोई संबंध नहीं है इनमें। यानी इसमें उपस्थित रक्त इधर नहीं जाएगा, इसमें उपस्थित रक्त इधर नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार निलय की बात करें तो निलय के भी 2 भाग हैं, बायां निलय और दायां निलय, और ये भी अंतर निलय कपाट या पट के द्वारा, पटी कहें कपाट नहीं कहें, कपाट तो खुल सकता है, अंतर निलय पट के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। अब मैंने आपसे पहले कह दिया कि बायां आलिंद और दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन बायां आलिंद और बायां निलय में संपर्क है। दायां निलय और दाएं आलिंद और दाएं निलय में भी संपर्क है। इसमें संपर्क किसके द्वारा है? कपाट के द्वारा। ये देख रहे हैं आप, कपाट है, इसमें भी एक कपाट है, गेट है, वाल्व जिसे हम कह सकते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में जो कपाट पाया जाता है वो द्विवलनी कपाट है। कौन सा कपाट है? द्विवलनी कपाट। इसे माइट्रल वाल्व भी कहा जाता है। और दाएं आलिंद और दाएं निलय में जो कपाट है उसे हम कहते हैं त्रिवलय कपाट। क्या नाम दिया गया उसको? त्रिवलय कपाट। इन कपाटों की विशेषता की बात करें तो क्या विशेषता है ये आप ध्यान से समझें कि ये आलिंद से निलय में रक्त को जाने देते हैं। दोनों ही कपाटों की बात कर रहा हूँ मैं, द्विवलनी और त्रिवलनी, दोनों की विशेषता ये है। लेकिन निलय से आलिंद में रक्त को किसी भी स्थिति में नहीं जाने देते। इसके बाद बात करें इसकी संरचना की, तो देखें आप बाएं आलिंद में सबसे पहले होती है फुफ्फुस शिरा, जो
फेफड़ों से रक्त को लाती है और बाएं अलिंद तक पहुंचाती है। इसी प्रकार फुफ्फुस धमनी जो क्या करती है, आपके दाएं नीले से रक्त को कहाँ लेके जाती है, फेफड़ों में लेके जाती है, इसलिए उसको उन्होंने क्या नाम दिया, फुफ्फुस धमनी। अब धमनी और शिरा में क्या अंतर है समझ लें आप, कि धमनी क्या कार्य करती है, रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि शिरा क्या करती है, अन्य अंगों से रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि धमनी है वो हृदय से रक्त को ले जाने का कार्य करती है और शिरा है वो हृदय में रक्त लाने का कार्य करती। तो धमनी और शिरा का अंतर आपको समझ में आ गया। फिर मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं, बाद में बताऊंगा, कि एकमात्र फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। सामान्यतः सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी दोनों अपवाद हैं। सिरा अन्य सिराओं से अलग कार्य करती है फुफ्फुस सिरा, इसी तरह फुफ्फुस धमनी भी अन्य धमनियों से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग कार्य करती है। ये तो बात हो गई फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी की। अब इसमें रक्त परिसंचरण कैसे क्या होता है वो हमें समझना है, आगे समझेंगे। इससे पहले कुछ और बातें भी हैं जो हम समझें, कि इससे अग्र महाशिरा ये क्या कार्य करती है, ये रक्त को, पूरे शरीर का रक्त इकट्ठा होकर कहाँ आता है, इस भाग में आता है। और कौन सा रक्त है वो, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। यह है दायां आलिंद। फिर ये अशुद्ध रक्त यहाँ से स्त्री वलय कपाट से होता हुआ कहाँ जाएगा, दाएं नीले में चला जाएगा। और इस दाएं नीले से फिर वो कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। और वहाँ से शुद्ध होकर फुफ्फुस सिरा से होता हुआ बाएं अलिंद में आ जाता है। और ये रक्त कौन सा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। फेफड़ों में शुद्धिकरण हो गया रक्त का, और यहाँ से यह रक्त इस द्विवलनी कपाट से होता हुआ आपके बाएं नीले में प्रवेश करेगा। और बाएं नीले में भरने के बाद जैसे इसमें सिकुड़न होगी और ये रक्त महाधमनी जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाएगा, इसे हम कहते हैं महाधमनी। ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा और कुछ विशेष बातें भी हैं कि लब डब की आवाज़ जो आती है वो कब आती है, कैसे आती है, वो हम समझें, ध्यान देंगे तो अवश्य समझ में आएगा। आलिंद का संकुचन, आलिंद प्रक्रिया कैसे चलती है, सब पहले दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं, जो ऊपर वाले भाग हैं वो दोनों सिकुड़ते हैं। जब वो भर जाते हैं, कैसे भरेंगे वो, महाशिरा से और फुफ्फुस सिरा से। जब ये भर जाएंगे तो दोनों सिकुड़ेंगे, दोनों सिकुड़ेंगे। जैसे ये सिकुड़ेंगे ये दोनों कपाट खुल जाएंगे, और ये कपाट खुलने पर जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं लब। कौन सी आवाज़ होती है, वो लब की आवाज़ होती है। जब ये रक्त पूरी तरह से इधर आ जाएगा तो ये कपाट बंद हो जाएंगे, ये कपाट बंद हो जाएंगे और इनमें शिथिलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें शिथिलन हो जाएगा, आलिंद में वापस फैल जाएंगे रक्त को लेने के लिए। और जब ये फुल भर गए, निलय दोनों कपाट बंद हो चुके हैं, तो दोनों निलयों में संकुचन होगा। और कपाट बंद होंगे जब, उसकी ध्वनि कौन सी आएगी, निलयों का संकुचन। कपाट बंद होंगे और ध्वनि कौन सी होगी, लब डब, डब की ध्वनि आएगी। लब की ध्वनि कब आई, जब कपाट खुले, और डब की ध्वनि कब आई, जब कपाट बंद हुए। तो ये आलिंद का संकुचन के साथ कौन सी ध्वनि आ रही है, लब, क्योंकि आलिंद संकुचन करेंगे तो इन कपाटों पर दबाव पड़ेगा, और जैसे इन कपाटों पर दबाव पड़ेगा ये खुलेंगे और लब की ध्वनि आएगी। इधर की बात करें, लब की ध्वनि आ गई। अब जैसे ही निलय पूरी तरह से भर जाएंगे, ये संकुचित होंगे, तो इन कपाटों पर पुनः दबाव पड़ेगा और ये बंद होंगे। और जब कपाट बंद होंगे तो जो ध्वनि आएगी वो डब की ध्वनि आएगी। कौन सी ध्वनि आएगी, डब की।
इसलिए कहते हैं कि हृदय की जो धड़कन है वो लब डब की ध्वनि के साथ चलती है। आगे बात करें हम, आलिंद व निलय लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। यानी ये जो आलिंद है और निलय है, इनमें एक क्रिया सिकुड़ना फैलना ये अनवरत चलती रहती है जब तक आपका जीवन है, कभी बंद नहीं होती। अब एक बात आपके समझ में आई होगी कि बाएं भाग में तो केवल शुद्ध रक्त बहता है और दाएं भाग में कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त। तो ये प्रश्न आता है कई बार। बाएं निलय व आलिंद में शुद्ध अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, दाएं निलय व आलिंद में अशुद्ध अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलें हम। अब एक और प्रश्न है कि रुधिर वाहिका से क्या सीधा रक्त कोशिका में पहुंच जाता है? बिल्कुल नहीं। रुधिर वाहिका से रक्त पहुंचता है लसिका तंत्र में या लसिका में, जो खुला तंत्र है, और इसी के द्वारा क्योंकि कोशिकाएं लसिका तंत्र में ही स्थित मानी गई हैं और वो रक्त से जो पोषक पदार्थ हैं वो कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ऑक्सीजन हो या अन्य पोषक पदार्थ हों, वो इसी तरह से पहुंचते हैं। साथ ही कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो या अन्य पदार्थ हों, वो पहले लसिका में आएंगे और वहाँ से फिर रुधिर वाहिका में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपसे पहले मैंने आपको बताया था कि रुधिर वाहिकाएँ दो प्रकार की खास माने हम, धमनी और सिरा। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? O2 से युक्त बहता है। सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहता है। धमनी का कार्य क्या है? हृदय से शरीर में रक्त को ले जाना। सिरा का कार्य क्या है? शरीर से हृदय में रक्त को लाना। एक खास बात और मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा नहीं है, हो सकता है आपके कोर्स में नहीं होगा, 9th क्लास में था ऐसा, कि धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मजबूत होती हैं, उनमें लचीलापन भी ज़्यादा होता है। सिरा की दीवारें पतली होती हैं, लचीलापन नहीं होता, लेकिन इनमें वाल्व पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? वाल्व। क्योंकि धमनी में तो पीछे से हृदय के द्वारा एक दबाव बनाया जाता है रक्त का, जिससे रक्त आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सिरा के लिए ऐसा कोई दबाव नहीं होता। तो वहाँ पर स्थिति कैसे कि रक्त गति करता है? वहाँ पर क्या है? वाल्व होते हैं जो रक्त को वापस नहीं जाने देते हैं, केवल हृदय की तरफ ही बढ़ने में मदद करते हैं। इसके बाद अपवाद मैंने आपको पहले बता दिया कि फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जबकि अन्य सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, जबकि अन्य सभी सिराओं में कौन सा रक्त बहता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो हमें ये समझना होगा। अब बात करें हम रक्त परिसंचरण की। आखिर ये परिसंचरण क्रिया होती कैसे है, उसका क्या चक्र है? हालांकि आपको अगर समझ में ध्यान दिया हो तो पिछली बार में समझ में आ गया होगा, मैंने जो आपको चित्र समझा रहा था मैं पिछले पृष्ठ पे। फिर भी आप प्रयास करें तो पुनः इस बार अवश्य समझ में आएगा। रक्त परिसंचरण, इसकी विशेषताएं पहले समझ लें। इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं मनुष्य के लिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि रक्त एक चक्र पूरा करने में मानव हृदय से 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है? 2 बार। अभी आपको और समझ में आएगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक फुफ्फुसीय, दूसरा दैहिक। आलिंद फुफ्फुस साफ रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है फुफ्फुस में, वहाँ से फुफ्फुस सिरा के द्वारा रक्त को कहाँ लाया गया? बाएं अलिंद में लाया गया। बाएं अलिंद से द्विवलय कपाट से होते हुए रक्त, जो शुद्ध रक्त है, कहाँ पहुँचा? आपके बाएं निलय में। निलय में संकुचन हुआ और महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुँचाया गया। अब शरीर के विभिन्न अंग, विभिन्न कोशिकाएं, वहाँ जो भी क्रियाएं होनी हैं वो हुई। देखो नीचे लिखा हुआ है कि O2 काम में आ गई और CO2 प्रोड्यूस हुई, और वो CO2 कहाँ पहुँची? महाशिरा में पहुँचा दी गई। विभिन्न सिराओं के माध्यम से होती हुई कहाँ पहुँची? वो महाशिरा में पहुँच गई। और उस महाशिरा के द्वारा उसे कहाँ पहुँचाया गया? दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद से त्रिवलय कपाट से होते हुए दाएं निलय में पहुँच गया वो रक्त। कौन सा रक्त है? वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। और जब निलय में संकुचन हुआ, आलिंद में संकुचन हुआ तो कहाँ पहुँचा? निलय में। और निलय में जब संकुचन हुआ तो वो रक्त कहाँ पहुँचा? फुफ्फुस धमनी में पहुँचा,
और फुफ्फुस धमनी में पहुंचने से फुफ्फुस तक पहुंचा, और फुफ्फुस का क्या कार्य है, वहाँ से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, अर्थात रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और उसमें O2 प्रवेश कराई जाती है, कहें कि O2 की मात्रा रक्त में बढ़ाई जाती है। तो ये पूरा चक्र है आपके कि रक्त किस तरह से गति करता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है। इसको आप इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये आपके फुफ्फुस, मान लीजिए हम यहीं से शुरू करते हैं। फेफड़ों से क्या हुआ, फुफ्फुस शिरा के द्वारा रक्त कहाँ पहुँचा, बाएं अलिंद में पहुँच गया। बाएं अलिंद से द्विबलिनीय कपाट जो भी है उसके द्वारा वो कहाँ पहुँचेगा, बाएं नीले में पहुँचेगा। और बाएं नीले में जैसे यहाँ संकुचन हुआ तो बाएं नीले में आया, और बाएं नीले में संकुचन होगा तो फिर महाधमनी से होता हुआ हमारे संपूर्ण शरीर में पहुँच जाएगा। पूरे शरीर में जो भी क्रिया होनी है वो होगी। इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं हम। फेफड़ों की जो क्रिया है वो बाह्य श्वसन है। यहाँ से क्रिया के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो सिराओं के द्वारा महाशिरा से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, दाएं नीले में पहुँचेंगे। और दाएं नीले में संकुचन होने पर रक्त कहाँ दाएं अलिंद में पहुँचेंगे और दाएं अलिंद से वो कहाँ पहुँचेंगे, दाएं नीले में पहुँचेंगे। और दाएं नीले में संकुचन होने पर उस रक्त को कहाँ भेज दिया जाएगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये आपका रक्त परिसंचरण की क्रिया विधि है, तंत्र भी कहें हम इसे। ये सारी स्थितियां हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसको एक बार नहीं 2 बार देखें। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, पूछें। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाए, समझाया जाए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।